जय हिंद जवानों। आज हम एसएससी जीडी 2024 का पेपर करने वाले हैं और देखिए 2025 की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 2024 के जो पेपर हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 5 पेपर कर चुके हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो 6 नंबर का पेपर होने वाला है और इससे आपको पता चलेगा कि मैथ का पेपर कितना प्यारा आता है। अगर आप मैथ की थोड़ी सी भी तैयारी करते हो अच्छे से तो बड़े प्यार से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हो, इन पेपर को कर पाते हो। और अगर आपने पेपर को कर लिया तो आप सभी जानते हो कि जो आपका सपना है खाकी वर्दी पहनने का, उसको आप पूरा कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फौज की वर्दी पहननी है तो पढ़ लो भाई, क्योंकि यही मौका है आपके पास और ये समझ के पढ़ना है कि अंतिम मौका है, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। इस बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली हैं तो पढ़ लो। बात मान जाओगे तो चैन पाओगे, सुख रहोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, खुश रहोगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्रदान करता है। दर कितनी है उसकी? 5% वार्षिक और साथ में साधारण ब्याज की दर है, यह भी याद रख लेना। आगे क्या बोला गया तो 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा यह अपने को बताना है। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया हुआ है कि दर अगर साधारण ब्याज हो तो देखो पहले साल 5% का ब्याज मिल रहा है, 2 सालों की बात कर रहा है तो 2 सालों में कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा? 10% का ब्याज मिलेगा। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? जब भाई 1 साल में 5% का ब्याज मिलता है बोला गया है तो 2 वर्षों में कितना मिलेगा? 10% का ब्याज मिलेगा। जो दर होती है ना उसका मतलब ही यही होता है कि 1 साल में इतने प्रतिशत का ब्याज मिलता है। ओके ठीक है। आगे देखो, हमसे 2 साल का पूछा है तो 2 साल का 10%। रुपए हमारे पास दिए हुए कितने जमा कराता है? वो $1000 जमा कराता है। तो $1000 का हम 10% निकाल देंगे जो कितना हो जाएगा? यहां से आपका हो जाएगा 100 और डॉलर में है तो डॉलर आंसर हो जाएगा $100। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ प्यारा क्वेश्चन था ना, साधारण ब्याज का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इससे आसान और क्या हो सकता है? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि एक मेज को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करें कि हानि होगी या लाभ होगी। तो 11,400 में बेचने पर क्या हो रहा है? 18% की हानि हो रही है। इसका मतलब उस वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जा रहा है? उसके 82% में बेचा जा रहा है। तो 11,480 का मान कितना हो जाएगा? 82% हो जाएगा। अगर हम 1 रुपए का बात करें तो ये इसके बटे में आ जाएगा 11,480। हमसे पूछा है कि 15,540 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो अब कितने में बेचना है? 15,540 में। तो इसकी गुना कर दो यहां पर 15,540 है, 15,540 की गुना कर दो। अगर 100 से प्लस आता है तो लाभ होगा, 100 से माइनस आता है तो हानि होगी। ठीक है जी। और यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इन दोनों में ये लाभ लिखा हुआ है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। लाभ देखो 12% दोनों एक साथ टाइप हो गए। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको काटो, अगर इससे काटते हैं तो कितने पे कट जाएगा? ये यहां पर 1 4, ये 14 पे कट जाएगा, 14 पे कट जाएगा। 82 से इसको काटेंगे 14 पे कट जाएगा। अब इसको काटिए तो 14 से काटेंगे, 14 कम 14, 14 कम 14, ये आ गया 111। तो कितने में आ जाएगा? 111% में बेचा जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि 100 से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, 100 से कम होगी तो हानि होगी। 100 से ज्यादा है, ओके, कितना ज्यादा है? 11।
तो 11% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, 11% प्रॉफिट आपका यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा सिंपल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। जैसे जैसे लिखा हुआ हो ना वैसे वैसे करना है, रटना नहीं है। मैं एक बात आपको हर बार बोल रहा हूं कि रटना नहीं है, अगर रटोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। देखिए इसके कुछ पेपर हम और करेंगे और उसके बाद मैं 2021 से लेकर 2024 यानी 3 सालों में जो आपके पेपर हुए हैं उसमें टॉपिक वाइज जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करवाने वाला हूं। कम से कम हम 50 क्वेश्चंस एक टॉपिक के करेंगे और वो भी सारे के सारे जो 3 सालों में बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको भी देखना, वो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि उसमें 3 सालों के बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलो अभी इस पे फोकस करते हैं कि ए ने पहले 20% वृद्धि की जाती है। ए में पहले है 20% की वृद्धि की जाती है, तो ए मान लेते हैं अपना 100 है, उसमें पहले 20% की वृद्धि की गई, मतलब कितना किया गया उसको 120%, और फिर 30% की कमी की जाती है। 30% की कमी करेंगे तो 70/100 हो जाएगा, क्योंकि भाई 30% की कमी करनी है तो 100 में से 30 कम करेंगे 70%। तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, तो पहले सोल्व कर लो। स्टार्टिंग का मान तो अपने को पता है ना, प्रारंभिक मान कितना था, 100 था। अब इसको करने के बाद कितना आता है उसको देखेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 12 7 84, कितना आ गया, 84 आ गया। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 84 हो गया। अब पूछा है, क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो कि ए का अंतिम मान, तो ए का अंतिम मान कौन सा निकल के आया, 84 निकल के आया है। ये ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, तो निकालो। 84 है, 100 का कितना प्रतिशत है ये अपने को बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 84% ही हो जाएगा। ठीक है, और इतना तो आपको समझदार हो, ये करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि अगर 100 की जगह और कुछ होता है तब हम कैसे करते, वरना आपको पता है कि 100 का 84 कितना होगा, 84% ही होगा, तो डायरेक्ट आपको आंसर कर देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स, कुछ नहीं करना, सिर्फ बोर्ड मास का यूज करना है और इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, तो इसको भाग देंगे, कितना आ गया, 8 आ गया, क्योंकि 8 8 64 होता है। भाग के बाद गुना होगा, तो इधर से गुना करते हैं तो कितना आ गया, 6 आ गया। 3 गुना 2 6, तो इधर से कितना बचा हुआ, 420 प्लस में 8 माइनस में 6, तो इसमें से 6 माइनस कर लेंगे 2, तो 420 और 2 422 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में बी आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, तभी तो मैंने थंबनेल में स्टार्टिंग में बोला था कि बड़ा प्यारा पेपर है, बड़ा इजी पेपर है। तभी तो मैंने एक बात और बोली है कि हम 2021 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। क्यों, क्योंकि 2021 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, 2022-23 में और भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, 2024 में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। सारे तो अच्छे नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अच्छे का मतलब होता है वो क्वेश्चन जिनको करने में स्टूडेंट को कठिनाई होती है, वो आपको सिखाना है। तो इसके लिए हम उसको करेंगे, वो सीरीज हमारी आने वाली है, उसको जरूर देखना आप। ठीक है, वो आपका ये समझ लो कि मैथ को सोचने का जरिया ही बदल देगी, कैसे मैथ को सोल्व करना है। आपकी जो स्पीड होती है, जो क्वेश्चंस नहीं आते, जिनमें प्रॉब्लम होती है, सब कुछ हट जाएगा उसको देखने के बाद। क्लासेज थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, डेली नहीं लेंगे, 2-3 दिन में एक क्लास डालेंगे वो, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलो आगे चलते हैं, इसको कीजिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। सबसे पहले ब्रैकेट 16 होगा, तो इसको भाग दो, 3200 को 16 से भाग देंगे, कितना आ गया, 200 आ गया। उसके बाद इधर से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 128 आ गया, ये प्लस का है, तो यहां पर लिख लो कितना है, 4400 माइनस का 200 है और प्लस का 128 है। 200 में से 128 माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 72। तो 4400 माइनस 72 करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4328 आपका आंसर आ जाएगा।
किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 4328। सबसे पहले क्या किया? ब्रेक बोर्ड मास में क्या आता है? बी मतलब ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर भाग था तो भाग भी सोल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, मतलब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सही है। दो संख्याएं इस प्रकार दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ स्टूडेंट इसको सोल्व करने में उनको प्रॉब्लम होती है। आज देखो, आराम से सीखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके बाद आराम से सीखना है कि दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो एक पहली संख्या होगी, एक दूसरी संख्या होगी। पहली संख्या दूसरी की आधी है, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगी? आपकी x/2 हो जाएगी, ठीक है। यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है? अब क्या बोला? औसत 15 है, तो औसत 15 होता है तो एक दो संख्याएं हैं और उनका औसत 15 है, तो टोटल जोड़ कैसे निकालेंगे? 15 गुना 2 कर देंगे तो उनका टोटल योग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब कि उनको जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। अब अपने को क्या निकालना है? पहली संख्या क्या है? तो x/2 का मान निकालना है। तो x/2 का मान कैसे निकलेगा? पहले x का मान निकालो। तो यहां पर 1 आ गया, ये एलसीएम 2 आ गया, 2 एकम 2 x, और इधर से 2x बराबर कितना है? 30 है। यहां पर ही जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? 3x, और ये उधर चला गया तो कितना हो गया? 60। 3x बराबर 60 हो गया। x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। x का मान 20। जल्दबाजी में 20 आंसर मत कर देना, वैसे तो ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, लेकिन हो सकता है कभी ऑप्शन में भी दिया गया हो। जल्दबाजी नहीं करनी, हमसे पहली संख्या पूछी है। पहली संख्या हमारी क्या है? x/2 है, तो x का मान 20 है, बटे में 2 है, तो कितना हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो एग्जामिनर ने 20 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, वरना वो देता है ताकि स्टूडेंट है डाइवर्ट हो और फंसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में, ठीक है जी। समझ में आ गया कैसे करना है? बस औसत आपको दे दिया जाए और योग निकालना हो ना, तो औसत गुना जितनी संख्याएं हो उससे गुना कर देना है। तो जैसे औसत 15 था और 2 संख्याएं थी तो उससे गुना किया, तो टोटल योग हमारे पास निकल के आ गया 30। इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इतना है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चंस मैं नहीं करने वाला, आप सभी कमेंट करके बताओगे। आप सभी है ना निठल्ले हो चुके हो, रियलिटी बता रहा हूं। आप मेहनत ही नहीं करना चाहते कि टीचर आपके लिए मेहनत कर दे, आप मेहनत नहीं करना चाहते। बहुत कम स्टूडेंट इसका देखिए कमेंट में आंसर करेंगे, वो अगला वीडियो पे चले जाएंगे, अगले क्वेश्चंस देखने लग जाएंगे। अरे वीडियो को रोको, निकालने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, इसलिए एक बात भी बोली जाती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो आपको कोशिश जरूर करनी है, ठीक है। और इतना आसान है, आराम से कर सकते हो। आपको अंकित मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की छूट है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे ये वाला देखो, इसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, वैसे तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं कि यदि 5 सेट का क्रय मूल्य यानी कि 5 सेट का जो सीपी है वो 3 सेट के एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि जितने में क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। तो दिमाग लगाओ कि जितनी वस्तुएं हमने जितने में 5 सेट खरीदी थी, उतने ही रुपए में हमने 3 सेटों को बेच दिया। तो जितने में 5 खरीदी थी उतने में 3 को बेच दिया, तो फायदा कितने का हो गया? 2 का हो गया, 2 का लाभ हो गया। ये तो आपको पता चल गया। बटे में क्या लिखें? जितने बेचने पर लाभ हुआ है उसी को लिखेंगे, तो 3 बेचने पर लाभ हुआ है तो बटे में 3, और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। कितना आ गया आपका? 200/3, और 200/3 क्या होता है? 66.66% का लाभ हो जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये समझ में आया कि 2/3 कैसे लिखा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कि भाई जितने में 5 वस्तुएं खरीदी थी उतने में हमने 3 को बेच दिया, तो 2 का लाभ हुआ।
तो 2 ऊपर लिखा हमने, क्योंकि लाभ को ऊपर लिखते हैं, जितने पे लाभ होता है उसको बटे में लिखते हैं। तो 3 बेचने पे लाभ होता है तो बटे में 3 लिखना है, बटे में 5 नहीं लिखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 में बेचने पर 50% की हानि होती है। तो अंकित मूल्य के 5/12 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 50% की हानि होती है। तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ये अपने को बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 5/12 में बेचने पर, किसके 5/12 में, अंकित मूल्य के। तो बटे वाला क्या हो गया, आपका अंकित मूल्य हो गया। तो यानी अंकित मूल्य कितना था, मार्क प्राइस कितना था, 12 था, और बेचा कितना है, 5 में, यानी एसपी कितना हो गया, 5। लेकिन इससे क्या बोला है कि 5/12 में बेचने पर 50% की हानि होती है। यानी कि किसी वस्तु को, ये समझ लो किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचा गया, जिससे क्या हुई, 50% की हानि हुई। इसका मतलब ये 50% का मान है, तो अगले 50% का मान भी इतना ही होगा। तो इसका मतलब जो इसका क्रय मूल्य होगा या सीपी जिसको बोल सकते हो, वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 में बेचा और 5 की हानि हुई, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 10 होगा। क्योंकि हानि हो चाहे लाभ हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। अब हमसे क्या पूछा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य कितना है, 12 है, और क्रय मूल्य कितना है, 10 है। तो 2 छिकी 12, 2 पंच 10, तो कितना आ जाएगा आपका, 6:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6:5। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, थोड़ा समझो। ये समझाया था ना, 5/12 का मतलब क्या होता है, ये टोटल है और उसमें से ये, तो 12 क्या है, अंकित मूल्य बोला गया है, अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 12 हो गया। बेचा गया 5 पे, तो एसपी 5 हो गया। तो क्रय मूल्य क्या होगा, जब 50% की हानि है तो क्रय मूल्य 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 12:10 यानी 6:5 आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिए कि ए एक काम को 7 घंटे में पूरा करता है। ए कितने घंटे में पूरा करता है, 7 घंटे में काम को पूरा करता है, ये बोला गया। बी और सी मिलकर इसको कितने घंटे में पूरा करते हैं, 21/4 घंटे में पूरा करते हैं। और सी प्लस ए मिलकर इसको कितने घंटे में पूरा करते हैं, 7/2 घंटे में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा है कि बी अकेले इसको कितने दिन में पूरा करेगा। आराम से करो। सबसे पहले इसका एलसीएम लो, तो ऊपर से 21 आ गया और नीचे से 4, तो 21 गुना 4 आप कर लो। ठीक है, गुना करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल बता रहा हूं ताकि काटने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो 21 गुना 4 हमने लिख लिया। उसके बाद 7 से भाग देंगे, 7 × 21, यहां से आ गया 12। 21/4 से भाग देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 21 से 21 कट गया, 4 गुना 4 कितना आ गया, 16। इनकी काम करने की क्षमता निकल के आ रही है। 7/2 से भाग देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 × 21, 8 और 3 24 हो जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक है, कैसे हुआ समझा दूं एक बार। जैसे 21 गुना 4 है ना अपना एलसीएम, उसको 7/2 से करना है, तो 7 और 2 ऊपर चला गया, 7 × 21, 12 दूनी 24, ये ऐसे लिखा है। ठीक है, सभी में ऐसे ही हुआ है। अब आगे आप कर लोगे, इतने तो समझदार हो ही। अब हमसे क्या बोला गया, बी का बताना है। तो एक बात देखो, ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 12 काम करता है। अगर इसमें से ए का काम घटा दे तो सी का काम आ जाएगा। तो दोनों मिलकर 24 काम करते हैं, जिसमें से ए 12 काम करता है, तो सी कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। अगर इसमें सी का माइनस कर दें, दोनों मिलकर 16 करते हैं, जिसमें से 12 कौन करता है, सी करता है, तो 4 कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो टोटल काम कितना है, 21 गुना 4/4 कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो गया। कितने घंटे का समय लगेगा, 21 घंटे का समय लगेगा। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है, आराम से कर लोगे। थोड़ी सी मेहनत खुद पे करो, आराम से। मैं एक बात बता रहा हूं, 2024 में टाइम एंड वर्क और औसत, इन 2 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे। बाकी तो नॉर्मली क्वेश्चंस थे। ये सिंप्लीफिकेशन का फिर से आ गया, और सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्वेश्चन है।
तो इसका मतलब ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। देखो क्या है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इधर से कितना आ गया 5, फिर इसको करेंगे तो 45 को 5 से भाग देंगे, कितना आ गया 9, इधर से 9 आ गया। अब स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि 4 गुना 9 करके 36 कर देंगे। नहीं, आपको यहां पर ऑफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ऑफ। तो पहले ऑफ होगा, क्योंकि बोर्ड मास में देखो BODMAS होता है, तो ब्रैकेट फिर ऑफ फिर भाग और फिर गुना, तो पहले ऑफ सोल्व होगा। तो यहां पर ऑफ सोल्व करो, क्योंकि ब्रैकेट हमारा सोल्व हो चुका है, अब ऑफ सोल्व होगा। तो 6 गुना 4 क्या हो गया? 24। अब करो 24 गुना इधर से 9 है आपका, और इधर से इसको करेंगे तो कितना आ गया? ये 85 आ गया। 85 माइनस ये 24 को 10 से गुना करते हैं 240। 240 में से आप 24 माइनस कर लो, 216। तो कितना आ गया? 85 माइनस का 216 है। और 216 में से अगर हम 85 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलो कर ही लेते हैं, ऐसे कर लो। 216 में से 85 करोगे तो यहां से 1 आ गया और यहां से 13 आ गया, और ये माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। जिसका बड़ा हो वही आपका आंसर हो जाएगा, साथ में वही रहेगा। माइनस का बड़ा था तो माइनस का, प्लस का होता तो प्लस तो लिखने की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो इसलिए ये आंसर। ठीक है, ऐसे करना है बड़े प्यार से, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस मेहनत करते रहो, सफलता मिल जाएगी। देखो 4 संख्याओं का औसत 24 है, यह भी अच्छा है। औसत के भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आपको बताया था। टाइम एंड वर्क और औसत, ये 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, देखो 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उनका टोटल योग हो गया 96। ओके, यदि प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से दुगुना है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 से दुगुना है, तो इसका मतलब अंतिम का अगर x है औसत, तो इसका क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लेकिन ये औसत है, मैंने आपको बताया था जोड़ निकालना है या योग निकालना है तो उतनी संख्या से गुना कर दो। इसका x है और 2 संख्याएं हैं, तो योग कितना हो जाएगा? इधर से 2x हो गया। 2x औसत है तो 2 संख्याएं हैं, योग होगा 4x। तो हमसे पूछा है अंतिम 2 का योग क्या होगा, यानी कि अंतिम 2 का योग 2x का मान अपने को बताना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या हुआ है? सभी का योग दिया हुआ है, और वो कितना है? 96। 4x इधर से आया है, 2x इधर से आया है, इसका मतलब 6x का मान कितना दिया है? वो 16, सॉरी 96। x का मान कितना हो जाएगा? 96 को 6 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है? अंतिम 2 संख्याओं का योग जो 2x है, तो 16 गुना 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। फिर से समझ लो, औसत x था, ये 2x हो गया, इनका योग हमने निकाला तो 2 संख्याएं हैं, तो 2 से गुना किया 2x हो गया, 2 से गुना किया 4x हो गया। इन दोनों का जोड़ हमारे पास योग कितना दिया हुआ? 96। तो 6x बराबर 96, x बराबर 16, तो मान 2x का पूछा था, तो यहां पर 16 को 2 से गुना कर देंगे, 32 आपका आंसर हो गया। ओके, चलो, मैंने इसके लिए स्पेशल आपको क्लास करवाई थी, स्पेशल। ठीक है, एसएससी जीडी 2024 में। वैसे तो इसको अनुपात वाले में ही कर लेते हैं, लेकिन मैंने इस चैप्टर की अलग से क्लास करवाई थी, बोला था कि यहां से क्वेश्चन हमेशा आएगा, और देख सकते हो। ठीक है, तो 30 120 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? बड़ा सिंपल फॉर्मूला था, b गुना c बटे a, ये अपने को यूज करना है। ठीक है, तो कर लो। b कितना है? 120, c कितना है? 15, a कितना है? 30, 15 दूनी 30, 2 से काटा 60 पे, आंसर कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, ऐसे। और जल्दी काटना चाहते हो, 120 गुना 15 बटे 30 था, काटना तो क्या है, आप आराम से कर लोगे। यहां से 15 चौके 60। ठीक है, बस चतुर्थ अनुपाती पूछे तो इस फॉर्मूले का याद रख लेना, b गुना c बटे में a अपने को करना है। और ये हर बार आता है, मैंने आपको समझाया था, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, समानुपाती, पता नहीं क्या क्या समझाया था। वो क्लास देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो, u को 20 से 5% अधिक अंक मिलते हैं,
u और v है 2, तो u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं। u को 20 से तो 5% अधिक इसको मिलते हैं, तो इसको 100 मिलेंगे, तो इसको कितने मिलेंगे? 105 मिलेंगे। अब क्या पूछा है? तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है? देखो कितने कम है, यहां पर 5 कम है, तो 5 कम हो जाएंगे। किससे पूछा है? u से, तो u का 105 लिख देंगे और गुना में 100 लिख देंगे। 5 से काटो तो 21 पे कितना आ गया? 100/21, 21 चौके 84, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आराम से, बड़ा सिंपल है। प्रतिशत की पहली क्लास में ही आपको यह समझाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा होगा ना, उसको पता होगा, मैंने विभाज्यता के लिए एक स्पेशल क्लास बना के बताया है कि विभाज्यता से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। देखो अगर पढ़ा होगा तो 11 से विभाज्य आप आराम से बता दोगे कि 11 से विभाज्य क्या है, और इसमें यह बताना है कौन सा नहीं है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग के बीच का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। तो यहां पर देख लो, पहले विषम स्थानों का योग 8 हो गया और यहां से 10 हो गया, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचता है, क्या भाग होता? नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। बस यही हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा 11 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आगे चेक करवा देता हूं। देखो 5 2 7 और 6 1 7, 7 में से 7 गया 0, इसका मतलब ये 11 से विभाज्य है। यहां से देखो 2 और 2 4 और 8 और 7 15, 15 में से 4 गया, कितना आ गया? 11, तो 11 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये भी विभाज्य है। यहां पर देखो 8 और 8 0, तो ये भी 11 से विभाज्य है। या तो योग 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 11 से भाग होना चाहिए। तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से भाग होगी। ये तो 4 अंकों की है, चाहे कितने ही बड़े अंकों की आपसे पूछे, आराम से इसका आंसर कर सकते हो। तो ये विभाज्यता वाली क्लास है, ये भी आप जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस दोबारा नहीं करवाई जाती। मैं औसत आपको दोबारा करवा दूंगा, अनुपात आपको दोबारा करवा दूंगा, प्रतिशत आपको दोबारा करवा दूंगा, लेकिन ये क्लासेज दोबारा नहीं करवाई जाती, ठीक है। तो ये विभाज्यता वाली क्लास और वो जो समानुपात वाली जो क्लास थी, चतुर्थानुपाती वाली, ये दोनों क्लास आप जरूर देख लेना। और मैं दोनों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको सर्च भी ना करना पड़े, ठीक है। तो दोनों क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख लेना। ये वाला देखो क्या है कि यदि a का 4/5वां भाग b के 2/5वें भाग के बराबर है तो a और b का अनुपात याद कीजिए। बड़ा सिंपल है, a का 4/5वां भाग किसके बराबर है? b के 2/5वें भाग के बराबर है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, b इसके बटे में आ जाएगा तो a/b हो गया। उधर से कितना है? 2 है, इधर से कितना है? 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। कितना हो गया? 1:2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। कभी ये भाग के रूप में पूछता है कि इसका इतना भाग है, कभी ये प्रतिशत के रूप में भी आपसे पूछता है कि इसका इतना प्रतिशत, उसका उतना प्रतिशत, दोनों बराबर है, ठीक है। और कल वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन हमने लिया था, जो जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन किए थे। उसमें क्या पूछता है कि इस तरीके से पूछता है कि कौन सा कम है या कौन सा ज्यादा है। उसमें क्या था? 56 कम था या 56 था या 65 था, ऐसे था कि उससे 56 अधिक है। तो वो भी मैंने समझा चुका हूं, ऐसे पूछता है। ये वाला क्वेश्चन निकालो। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। ये हमने बिंदु P मान लिया और यहां से x चलना शुरू करता है किस स्पीड से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना शुरू करता है। उसकी शुरुआत के 6 घंटे के बाद, यानी कि वो 6 घंटे चल लेता है, उसके बाद y भी उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। यहीं से चलना शुरू कर रहा है y भी, और उसकी स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन उससे पहले ये 6 घंटे चल चुका है, यानी 12 छिकी 72 किलोमीटर की दूरी है वो तय कर चुका है, ठीक है। 72 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है। उसके बाद पीछे से ये आ रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, बड़ी तेजी से, क्योंकि इसको उसको पकड़ना है। चाल से चलना शुरू करता है।
वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो अब यह बताना है कि जो वाई है जो 6 घंटे बाद चला है वो एक्स को कितनी दूरी के बाद मिलेगा, यानी यहां से चलना शुरू किया था उसके बाद वो कितनी दूरी पर मिलने वाला है ये अपने को बताना है। ठीक है, यानी दोनों आपस में कब मिलेंगे, उसको कब पीछे छोड़ेगा, ऐसे अपने को बताना है। ठीक है, आपको इतना पता है कि वो 72 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुका है पहले वाला। वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। इसका मतलब ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर ज्यादा चलता है। कितना? 1 घंटे में 4 किलोमीटर ज्यादा चलता है। तो उसको कवर करने के लिए उसको 72 किलोमीटर करने पड़ेंगे। तो 72 किलोमीटर करने हैं, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब इसको कितने घंटे का समय लगेगा? 18 घंटे का समय लगेगा। अगर हमसे ये पूछता ना कि कितने घंटे के बाद मिलेंगे तो 18 घंटे हम आंसर कर देते। लेकिन हमसे दूरी पूछी है कि कितनी दूरी होगी, तो भाई ये 16 की स्पीड से चल रहा है और 18 घंटे का समय ले रहा है, तो कितने हो जाएगा? 16 गुना 18 कितना हो गया? 288। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 288 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। गलती से ऊपर वाले में मत गुना करना। क्यों? क्योंकि हमें ये 18 घंटे ये पता चला है कि ये वाला है जो वाई है वो कितने घंटे चलता है? 18 घंटे चलता है। अगर उससे गुना करना है, जो ये ऊपर वाला इससे गुना करना है, तो 18 घंटे तो ये चला है, उस समय भी वो चल रहा था और इससे पहले वो 6 घंटे चल चुका था। तो 18 और 6 24, तो आपको 12 गुना 24 करना पड़ेगा, तब आपका 288 किलोमीटर आ जाएगा सेम। ठीक है, तो ये गलती मत कर देना, मैंने आपको चेतावनी दे दी है, क्योंकि एग्जाम में ये छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बड़े प्यारे क्वेश्चंस, बड़े प्यारे पेपर था। तो कमेंट करके सभी स्टूडेंट जरूर बताएंगे कि आज वाली क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, और जो एक क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर सभी को जरूर देना है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नए स्टूडेंट आते हैं जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।